हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या और सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी इत्यादि के बारे में बताया। आशा करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो मेरा देख लिया होगा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आयनन एंथैल्पी तथा आयनन विभव एक ही चीज होते हैं। आयनन जो ये शब्द है, इसी से ही अपने को चलना है। ये आयनन केवल इसलिए लिया गया है यहां पर कि किसी उदासीन परमाणु को धन आयन में परिवर्तित करना। यहां पर अपना उद्देश्य यह है कि किसी उदासीन परमाणु को आप धन आयन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आपको मालूम है कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब कोई परमाणु त्याग देता है तो वो धन आयन बन जाता है। लेकिन अब आप सोचो कि ये मान लो परमाणु है, नाभिक है, और इसके चारों तरफ मैंने ये इलेक्ट्रॉन लगा रखा है। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के द्वारा आकर्षित किया गया है ना, और अब हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, तभी तो धन आयन बनेगा। और धन तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यहां पर हमें कुछ न कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी यहां पर। बस इसी ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। समझ गए होंगे आप? बहुत ही सिंपल है भाई। सोडियम है 281 सोडियम है, और सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सोडियम पॉजिटिव बनाएंगे, 2 8 में बनाएंगे। तो ये जो सोडियम पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रॉन को निकाला हमने। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कुछ न कुछ ऊर्जा इसमें लगानी पड़ती है। अरे खींचेंगे हम उसको, और खींचने के लिए ऊर्जा लगाएंगे। तो इस ऊर्जा को ही आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे आयनन एंथैल्पी को। तो अब इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये M परमाणु है, और M परमाणु पर आपने ऊर्जा लगाई, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। दूसरे रूप से इसके सिस्टम में ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, उसको हम एंथैल्पी के द्वारा डिनोट करें। डेल्टा 1 एंथैल्पी, यानी कि प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो फिर हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ऊर्जा लगाई तो उस दूसरी बार जो ऊर्जा लगानी पड़ती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो डेल्टा 2। इसी प्रकार से यदि हम ट्रिपल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम इत्यादि में तीसरा आयन निकालते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े, तो उस समय I3 यानी कि ये आ गया, और डेल्टा 3H आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनको प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव, और प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। अब यदि आपको ये पूछा जाए कि आयनन एंथैल्पी की परिभाषा क्या होगी, तो आप इस परिभाषा को क्या बताएंगे? इसके लिए आपको बताएंगे कि किसी उदासीन, किसी गैसियस, आप सुनिए मेरे शब्दों को, आपको किसी गैसियस अथवा विलगित परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि किसी विलगित अथवा गैसीय परमाणु में से, और फिर इसमें से कुछ भी शब्द आप काफी शब्द और भी जोड़ देते हैं
कि किसी गैसीय अथवा विलगित परमाणु की निम्नतम अवस्था में से एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो सीधा सा मतलब अपनी भाषा में आप इसका वर्णन करो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो आशा करता हूं परिभाषा अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या अब यहाँ पर क्या कर दिया कि ये 3 प्रकार के आयनन एंथैल्पी कहते हैं, 3 के, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनकी तुलना करनी पड़ेगी, इनकी तुलना कर। तो पहला जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें मान लो जितनी ऊर्जा लगाई, अब आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो उसमें सोचो इस बात को कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो आप इस ऊर्जा का मान ज्यादा होगा या कम होगा? तो दूसरी ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। अब दूसरी ऊर्जा का मान ज्यादा होगा और फिर तीसरी ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, इसलिए इनका जो क्रम रहता है डेल्टा 1H लेस देन, सॉरी मैं यहां 3 कर देता हूं, और 3 डेल्टा 3H इज ग्रेटर देन डेल्टा 2H और डेल्टा 2H इज ग्रेटर देन डेल्टा 1H, या इसी प्रकार से I3, I2 एंड I1, ये इनकी ग्रेडिंग होती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि भाई प्रथम आयनन विभव कम होता है, तृतीय आयनन विभव अधिक होता है? तो अब आप सोचो इस बात को कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ये सोडियम और यहाँ 281 है और आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, I1 एनर्जी लगा दी और ये सोडियम पॉजिटिव बन गया और सोडियम पॉजिटिव में 28 बन गया। तो अब आप सोचो यहाँ पर कि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? मैंने अपने पीछे वीडियो बताया कि यहाँ पर आपको इसमें सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन है और यहाँ पर भी 11 प्रोटॉन ही रहेंगे। अब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं और यहाँ 11 प्रोटॉन क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में नाभिक का जो आकर्षण प्रभाव है इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, जिसके कारण से इस आयन का आकार भी मैंने क्या बताया था, छोटा हो जाएगा। अब छोटे आयन में से अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, और जो जो हम इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएंगे ये आकार क्या चीज है कि यहां से छोटा होता चला जाएगा, आकार छोटा होता चला जाएगा और छोटा होता चला जाएगा तो ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर लिखे हैं कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परमाणु आकार की बात बता दी मैंने कि परमाणु आकार यदि उसका छोटा होगा तो क्या होगा, आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। जैसे अब मैं आपको बता देता हूं इसमें कि ये परमाणु आकार और इनका क्या मतलब होता है, कि उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आवर्तिता क्या होती है। आवर्तिता का मतलब ये है कि इसमें ट्रेंड्स होते हैं, एक रूप होता है इसमें आवर्त सारणी में कि आवर्तिता की परमाणु आकार, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार छोटा होता चला जाता है। जब परमाणु आकार छोटा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा अधिक लगानी पड़ेगी, अतः आयनन विभव का मान बढ़ता चला जाता है। तो मैंने यहां लिख दिया आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। तो जब हम बाएं से दाएं चलेंगे एक आवर्त में आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, और जब हम एक ही समूह में लिथियम, मान लो यहां सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, रुबिडियम आ जाए, सो ऑन,
तो ये परमाणु आकार बढ़ते चले जाएंगे। परमाणु आकार बढ़ते चले जाएंगे तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ती चली जाएगी, आकर्षण कम हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। इसलिए एक ही समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव का मान घटता है, ये आयनन विभव कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको आवर्तिता देखेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला, परमाणु आकार बता दिया मैंने कि परमाणु आकार बड़ा होगा तो आयनन विभव कम होगा, और परमाणु आकार छोटा होगा तो आयनन विभव क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक चीज। दूसरी बात, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात मैंने आपको बता दी है, फिर मैं आपको बताता हूं। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में अमूमन आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। अरे मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं, मेरे पास सामने 10 बच्चे बैठे हैं, तो मैं उनको बड़े प्रभाव से उनको सबको वॉच कर रहा हूं, और मैं मेरे सामने बैठे हैं तो मैं सबको देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है। अपनी कॉपी में कोई ड्राइंग तो नहीं बना रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, सब मैं देखूंगा। लेकिन यही बच्चे 50 हो जाए तो पीछे वाली बेंच पे बैठा बच्चा मैं देखता करूंगा, शैतानी तो नहीं करेगा क्योंकि मैं देख रहा हूं, लेकिन अपनी कॉपी में यदि वो ड्राइंग बनाएगा तो मुझे कैसे पता लगेगा, कैसे? तो मेरा आवेश जो है, प्रभाव जो है वहां पर कम हो गया। अरे आज भी तो मैं वही हूं जो इन 10 बच्चों को देख रहा हूं, लेकिन पीछे वाली बेंच के ऊपर मेरा प्रभाव कम हो जाता है। तो इसलिए इसको नाभिक में क्या चीज होते हैं कि जो ये नाभिक है, यहां इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन में इस तीनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। नाभिक तीनों कोषों के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है। एक ही है, नाभिक का आवेश निश्चित है, लेकिन इस नाभिक का, इस न्यूक्लियस का प्रभाव बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कम है, आकर्षण कम होता चला जाएगा। इसलिए इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है यहां पर, इसका भी प्रभाव। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है तो एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है तो एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। ये बात बताई मैंने। फिर मैंने परिरक्षण प्रभाव, अरे परिरक्षण प्रभाव भी यही है। अब जैसे मान लो ये नाभिक है, परिरक्षण प्रभाव भी मैंने पीछे वीडियो बताया। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करना या नहीं करना, अर्थात इस जितना प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पे है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण से इसका इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव कम हो जाएगा। इसको परिरक्षित कर दे, अर्थात बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को इस बीच वाले इलेक्ट्रॉन ने परिरक्षित कर दिया है, जिसके कारण से इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आवेश कम होगा। अर्थात वही बात आ जाएगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा तो आयनन विभव का मान कम, और प्रभावी नाभिकीय जहां पर बढ़ जाता है वहां आयनन विभव का मान अधिक। उसके बाद में अर्ध भरे और पूर्ण भरे, ये आपको पीछे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि अर्ध भरे और पूर्ण भरे जो होते हैं उनके अंतर्गत क्या चीज होता है, उनका आयनन विभव अधिक होता है, उनमें स्थायित्व अधिक होता है। अतः आयनन विभव क्या होगा कि आयनन विभव जो अर्ध भरे उनका ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो यहां मैंने एग्जाम्पल दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एंथैल्पी का मान धीरे धीरे बढ़ जाता है। एंथैल्पी का मान क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान यहां पर बढ़ जाएगा। और यहां पर
क्या होगा, फ्लोरीन के बाद में कौन आता है, नियोन आता है। नियोन के एंथैल्पी का मान और ज्यादा, एकदम ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें स्थायित्व होता है। इसके लिए अब मान लो मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देता हूं कि ये कार्बन है, सॉरी ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन, यहां पर ये एक्सेप्शनल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्तीता के आधार पर, आवर्तीता के आधार पर बताओ कि नाइट्रोजन का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। एंथैल्पी का मान बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन की एंथैल्पी अधिक और नाइट्रोजन की एंथैल्पी कम होगी आवर्तीता के आधार पर। एंथैल्पी का मान बढ़ता है, नाइट्रोजन पहले है, ऑक्सीजन बाद में है, तो एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। किसके आधार पर, समझ रहे मेरी बात को, आवर्तीता में। लेकिन क्या होता है कि नाइट्रोजन की एंथैल्पी डेल्टा 1H ज्यादा होती है ऑक्सीजन की डेल्टा 1H से। ये अब आपको ये पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑक्सीजन की एंथैल्पी से ज्यादा क्यों होती है, अर्थात आवर्तीता के विपरीत है। तो इसमें आप ये कहेंगे नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, 7, इसलिए 1s2, 2s2, 2p3, और ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो अब आपको ये बताना है यहां पर कि नाइट्रोजन में ये जो p उपकोष है ये P3 है और ऑक्सीजन में P4 है। तो ये P3 होने के कारण से, P3 होने के कारण से अर्धपूरित है, अर्ध भरे हैं, अतः नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी अधिक होगी, अर्थात अर्धपूर्ण भरे कक्षकों का, उपकोषों का स्थायित्व अधिक होता है। ये आपको इसमें जवाब देना था, यहां पर लिखा मैंने। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से मान लो आपको बेरिलियम और बोरॉन की बात कही जाए, बेरिलियम और बोरॉन, तो यहां पर ये क्या है, बढ़ती है, तो बढ़ती है तो ऑक्सीजन का आयनन यहां पर देखो बेरिलियम और यहां पर ऑक्सीजन, तो किसका ज्यादा होना चाहिए, बोरॉन का आयनन विभव ज्यादा, आयनन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए और बेरिलियम की कम होनी चाहिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि समझाइए कि बेरिलियम की आयनन डेल्टा N1H, बेरिलियम Be ग्रेटर देन डेल्टा 1H बोरॉन। यहां पर तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बढ़ती चली जाती है, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि बेरिलियम की ज्यादा है, बोरॉन की कम है। यहां पर बोरॉन की कम, इसके अनुसार तो बढ़ रही है, लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए, समझाइए कि बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव बोरॉन से अधिक क्यों होता है, तो फिर आप उसमें जाएंगे, क्या लिखेंगे, बेरिलियम फॉर 1s2, 2s2 और बोरॉन P। हाँ, यहां पर आप बोरॉन 5, 1s2, 2s2, 2p1, ये p1 आ गया और ये s2। तो पहला तो आप ये कह सकते हैं कि s2 पूर्ण भरा है इसलिए ज्यादा हो सकता है, लेकिन नहीं, यहां पर आपको एक कारण और देना है, वो मैंने यहां पर लिखा है कक्षकों की आकृति या कक्षकों की भेदन क्षमता, भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग, इसको क्या बोला जाता है, पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, पेनिट्रेटिंग भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता का मतलब क्या होता है, ये समझ गए होंगे बात को आप। तो
तो भेदन क्षमता का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की इनकी आकार अर्थात इनकी आकृति पर निर्भर करता है। जैसे मान लो ये तो आपका ये है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो एस है, ये मान लो क्या चीज है, एस है। एस की आकृति गोलाकार होती है और पी की आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है, डंबल आकार होती है। पी की आकृति कैसी होती है, डंबल आकार होती है। अब मेरे अधिकांश विद्यार्थियों को ये डंबल आकार बना देते हैं, लेकिन हम यहां बीच में नाभिक भी बनाते हैं। यहां बीच में क्या बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं। ये है क्या, थोड़ा सा आप विजुअलाइजेशन करिए इसका। मेरे पास एक मॉडल था, मैं आपको बताइए रहा। तो मेरे पास सपोज मान लो ये पी है, पी जो कोष होते हैं उनकी आकृति डंबल आकार होती है, वो इलेप्टिकल होते हैं पहले, ये देखो। और फिर ये हल्का सा जब ये इलेक्ट्रॉन यूं घूमेगा, मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन यूं घूमेगा, तो ये हल्का सा ट्विस्ट ले लेगा। अब आप इसकी फोटो खींचेंगे तो डंबल आकार बनेगा नहीं बनेगा, डंबल आकार बनेगा। ये डंबल आकार बन गया। अब आप सोचेंगे कि ये नाभिक कहां गया, अरे फिर इसको वापस यूं देखो ना, ये नाभिक में इतनी जगह है तो नाभिक यहां बीच में रहता है। तो यो करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा इसको विजुअलाइज करो कि डंबल आकार में होता क्या। नाभिक, ये जो नाभिक लगा दी, ये कहां लगाया मैंने, ये यहां जगह पड़ी है नाभिक की, इसलिए आप इसको यूं देखोगे तो डंबल आकार दिखेगी फोटो आपको, और यह थोड़ा देखोगे तो जगह आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप डंबल आकार समझ गए होंगे कि डंबल आकार क्या है। तो अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, यहां जाता है, यहां जाता है, तो इस जगह इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। तो और यहां जब पहुंचता, यही इलेक्ट्रॉन यहां से यूं घूमता है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, इसलिए डंबल आकार पी कक्षक की भेदन क्षमता कम होती है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। और जब ऐसा आकार का होता है, ये ऐसा आकार है, इसमें सिमेट्रिकल होता है, चारों तरफ से इस नाभिक का आकर्षण बराबर लगेगा। तो यहां पर बराबर लग रहा है, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसलिए इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, कक्षकों की आकृति के कारण से उसकी भेदन क्षमता। तो एस की भेदन क्षमता, इस प्रकार से भेदन क्षमता के आधार पर आप यूं कह सकते हैं एस, पी, डी और एफ, और आगे 100 बढ़ते चले जाएंगे। तो ये अर्थात, तो यहां पर आप क्या कर बताया, मैंने ये बताया था कि इसमें बेरिलियम का नंबर कितना है, 4, 1s2, 2s2, और बोरोन का नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला बाह्यतम कोष यहां से s2 में से निकलेगा, यहां ये p1 में से निकलेगा। तो जब p1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ऊर्जा कम लगानी पड़ेगी, और जब s2 में से निकालना पड़ेगा तो ऊर्जा अधिक लगानी पड़ेगी। इसलिए आयनन विभव इसका बोरोन का, यहां पर बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरोन का कम होता है। इस ट्रेंड के, इस पीरियोडिसिटी के, इस आवर्तिता के विपरीत ये अपवाद हैं। इन अपवादों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आने वाले वीडियो में मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस और अधिक बताऊंगा, तो आशा करता हूं कि आप वो भी देखेंगे। तो ये मैंने आपको आयनन विभव के प्रभावित होने वाले कार्य बता दिए। लास्ट, आयनन एंथैल्पी और धात्विक गुण। धात्विक गुण का मतलब ये नहीं है कि कौन कितना कठोर है, कौन किसके सिर में फोड़ के उसका खून निकालना है। यहां हम रसायन में धात्विक गुण की क्रियाशीलता पर अनुभव करते हैं।
क्रियाशीलता किसके ऊपर है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान छोड़ना घटना ज्यादा होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धन आयन बनते हैं, धातु कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ते हैं? वो प्रथम कोष वाले, अर्थात ये लिथियम सोडियम पोटेशियम ही जो होते हैं। इसलिए धातु आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी और धात्विक गुण का बड़ा संबंध है। दोनों ये क्या चीज है कि यदि आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, डेल्टा H का मान कम, तो धात्विक गुण अधिक, धात्विक गुण अधिक होता है। ये ध्यान देना है स्वास्थ्य को। अर्थात डेल्टा एच क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन निकालना, ताकत लगानी, शक्ति लगानी, ऊर्जा लगानी, और ऊर्जा जिसमें कम लगेगी इसका लोग प्रबल धातु है। सोडियम में जैसे ये मान लो सोडियम है, मैग्नीशियम है, दोनों ही धातु है, लेकिन सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा और मैग्नीशियम देर में इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका आयनन विभव बढ़ता है। इसलिए सोडियम प्रबल धातु है किसकी तुलना में? मैग्नीशियम की। अर्थात आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी कम है तो धात्विक गुण बढ़ता है। इसलिए यहां यदि आप लिखेंगे तो यहां धात्विक गुण कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये धात्विक गुण की बात कर रहा हूं। और ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो आयनन विभव क्या है? घटता है। आयनन विभव का घटेगा तो धात्विक गुण क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात लिथियम से सोडियम प्रबल धातु है, सोडियम से पोटेशियम प्रबल धातु है, और जो हम नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। अतः धात्विक गुणों में क्या चीज होती है? वृद्धि होती है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आप ये आयनन एंथैल्पी और आयनन विभव को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और इस वीडियो को आपको उन साथियों को भी बताएं जो आपके साथी गांव में बैठे अकेले पढ़ रहे हैं, उनको किसी को पता नहीं है कि क्या हम कहां से इन चीजों को समझें, या उनके पास जो शहर में जाकर के पढ़ने की क्षमता नहीं है, उन साथियों को भी आप इसमें अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, साथियों को शेयर करें, ताकि मेरे इन वीडियो का वो भी लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।